साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड पल्लव पांडे में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी के तहत ऑडियो लिंगुअल मेथड की विस्तृत विश्लेषण के साथ में। मित्रों, वापस एक बार हम चर्चा कर लेते हैं अप्रोच मेथड टेक्निक के बारे में। सामान्य चर्चा, पहले एक वीडियो आपको दिया हुआ भी है, प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंककि अप्रोच मेथड और टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एडवर्ड एंटनी नामक एक अमेरिकन अप्लाइड लिंग्विस्ट थे। उन्होंने 1963 में 3 भागों में शिक्षण के संदर्भ को बांटा था, अप्रोच मेथड और टेक्निक। ये अप्रोच मेथड और टेक्निक का जो क्रम है ये एक जैसा रहता है। क्या कारण है, क्यों एक जैसा रहता है, क्या अप्रोच है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, इसके लिए पहले एक वीडियो बिल्कुल अलग इसका बना करके हमने दिया हुआ है, उसकी आप चर्चा कर लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एडवर्ड एंटनी ने 1963 में अप्रोच मेथड और टेक्निक के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। मेथड की परिभाषा एक बार वापस देख लेते हैं। मेथड क्या? मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल विच इज इसेंशियली बेस्ड ऑन सेलेक्टेड अप्रोच। किसी अप्रोच के आधार पर जो कक्षा शिक्षण के लिए हम जो पहले योजना बनाते हैं, जो हम एक आउटलाइन बनाते हैं, उसे आप मेथड कहते हैं। मेथड की परिभाषा का और विस्तारीकरण किस रूप में होता है, क्या अंतर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अप्रोच मेथड और टेक्निक का जो एक क्रम है वो किसी भी आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। इसके लिए हमारा जो पहले का जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड की। एट ए ग्लांस क्या है ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड को अन्य नामों से भी जाना जाता है, आरवी मेथड और न्यू की मेथड भी इसे कहा जाता है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि निम्न में से कौन सा पढ़ाने का जो मेथड है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ऑडियो लिंगुअल मेथड को आरवी मेथड या न्यू की मेथड भी कहा जाता है। जो कहता है द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इन द केस ह्यूमंस कुड बी ट्रेंड थ्रू अ सिस्टम ऑफ रीइंफोर्समेंट। वो कहता है कि अगर आपको किसी को कुछ चीज़ सिखानी है तो उसमें री यानी कि पुनर्वलन का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि इसकी जो आत्मा है, ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसका जो बेस जो है वह क्या है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु यह है, री है। ये मान करके ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है और ये मान करके चलता है कि जितनी भी इस संसार में जीवित वस्तुएं हैं उनकी एक चरित्रगत विशेषता होती है और उसको सिखाने के लिए उन चरित्रगत विशेषताओं को ध्यान में रखना होता है। और मानव की चरित्रगत विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है री यानी कि पुनर्वलन के प्रयोग द्वारा ही द्वितीय भाषा को सिखाया जा सकता है। यह ऑडियो लिंगुअल मेथड जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसका मूल है। द करेक्ट यूज ऑफ ए सजेशन वुड रिसीव पॉजिटिव फीडबैक वाइल इनकरेक्ट यूज ऑफ दैट ट्रेट वुड रिसीव नेगेटिव फीडबैक। देखिए, अगर कोई काम करता है तो उससे अगर हम सकारात्मक रूप में देखें, हमने पहले वाले वीडियोस में भी इस बात की चर्चा की कि एक शिक्षक के रूप में आपको ग्लास को पूरा भरा हुआ देखना, किसी भी रूप में एक चाइल्ड में, किसी बच्चे में जो लर्नर है उसमें कोई कमी नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, है ना। तो इस ऐसे संदर्भ में आप ये ध्यान रखिए कि आपको बच्चे की पोटेंशियलिटी को स्वीकार करना है। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चा संभावना का से भरा हुआ होता है, पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ द पोटेंशियलिटी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलें कि बच्चे का जो फोरफोल्ड आपको डेवलपमेंट अगर चाहिए तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि उसमें सीखने की क्षमता, अधिगम या लर्निंग की उसमें क्षमता का विकास हो तथा उसका जो झुकाव जो है वह उस विषय के प्रति हो। तो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड का आधार है। ध्यान रखिएगा, ऑडियो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियो लिंगुअल मेथड, आरवी मेथड, न्यू की मेथड, इसे इस नाम से जाना जाता है। यह बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पर आधारित है, जो कहता है कि हर इस सृष्टि का हर जीवित जो प्राणी है उसमें कोई ना कोई चरित्रगत विशेषताएं होती हैं जो उसको सिखाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। मानव को अगर सिखाना है तो उसकी चरित्रगत विशेषता रीइंफोर्समेंट है, पुनर्वलन, और हमेशा पुनर्वलन सकारात्मक दिया जाना चाहिए, जिससे कि अधिगम की संस्थितियां सकारात्मक हो और एक अधिगम करता स्व अधिगम या स्व अधिगम के लिए प्रेरित हो। ये महत्वपूर्ण संदर्भ है ऑडियो लिंगुअल मेथड का। क्या उद्देश्य है, इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड के? ऑरल स्किल्स आर यूज्ड सिस्टमेटिकली टू एम्फसाइज द कम्युनिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑरल स्किल का इसमें विकास किया जाता है। देखिए, ऑरल स्किल बेसिक स्किल है, लिसनिंग स्पीकिंग आगे एक वीडियो हम डालने वाले हैं इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों प्राइमरी स्किल्स हैं। जब कोई बोलेगा कब बोलेगा? जब पहले सुनेगा, है ना। यू हैव टू बी ए गुड ऑडियंस इन स्पाइट ऑफ गुड ऑरेटर। आपको अच्छा वक्ता बनना है तो उससे पहले आपको श्रेष्ठ श्रोता होना पड़ेगा। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो द फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट फॉर कम्युनिकेशन विद द व्यू टू अचीव डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसका जो बेस जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के संदर्भ में है, क्योंकि ये मान के चलें अगर आप द्वितीय भाषा किसी बच्चे को टारगेट लैंग्वेज कुछ में सिखाते हैं
तो उसका आधार ये होता है कि जब प्रथम भाषा जो द्वितीय भाषा हमारे लिए, जैसे टारगेट लैंग्वेज हमारे लिए इंग्लिश है, तो जो इंग्लैंड से जो आता है या अमेरिका से आता है उसके लिए तो वह फर्स्ट लैंग्वेज है। तो जब फर्स्ट लैंग्वेज वाला पर्सन जब सेकंड लैंग्वेज वाला स्टेट में आता है या उससे मिलना होता है, तो एट दैट टाइम जो सेकंड लैंग्वेज जो सीख रहा है, जिस देश का जो बच्चा है, वह फर्स्ट लैंग्वेज वाले से रेपो इस्टेब्लिश कर पाए या उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के इस मेथड का निर्माण किया गया था। द प्रैक्टिस इज हाउ द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज टेक्स प्लेस। वो बात है, ये मेथड जो है वो ड्रिल की बात करता है, DRILL, ड्रिल, यानी कि रिपीटेशन ऑफ एक्शन, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। अगर आप किसी को बोलना सिखाते हैं तो इसका जो पैटर्न है हम उसके आगे चर्चा करने, उसमें कंटिन्यूस उस बात को बार बार उसको एक्टिविटी को कराई जाती है, जिससे कि वो पर्सन, वो बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज को सीखता है। एवरी लैंग्वेज स्किल is the total of the sets of habits that the learner is expected to acquire। हर लर्नर को इसमें एक एडवाइस दी जाती है कि हर लैंग्वेज स्किल जो होता है वो एक सेट पैटर्न पे चलता है, उसका एक पैटर्न सेट होता है, यानी कि अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो उसका पैटर्न सेट होता है, लेकिन वो कक्षा परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, होता रहता है। प्रैक्टिस इज सेंट्रल टू द ऑल कंटेम्प्रेरी फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि अगर हमें हिंदी बोलना है, यानी कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमें बोलना है, तो उसके लिए बड़ा आसान है, उसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब टारगेट लैंग्वेज की बात आती है तो टारगेट लैंग्वेज में प्रैक्टिस इज एट द सुप्रीम पॉइंट, उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर होता है ना। तो इसमें इस लैंग्वेज टीचिंग मेथड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा या ड्रिल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। विद ऑडियो लिंगुअल मेथड इट इज़ एम्फेसाइज्ड इवन मोर। ऑडियो लिंगुअल मेथड पर सबसे ज़्यादा जो जोर दो है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस जो है वह प्रैक्टिस पे, रिपीटेशन ऑफ एक्शन पे, ड्रिल पे। रिपीटेशन ऑफ एक्शन इज नॉन एज ड्रिल, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान वाला कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स में से ये दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, लेकिन बेसिक इसका यही है ओरल, इस ऑब्जेक्टिव का कि ओरल स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जब कोई इससे फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो सेकंड लैंग्वेज वाले से मिले तो सेकंड लैंग्वेज वाला उससे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए। Oral learning emphasized stress is put on the oral skills early year of the foreign language courses and is combined during the later years। जब भी कक्षा शिक्षण में जो शुरुआत होती है टारगेट लैंग्वेज की, फॉरेन लैंग्वेज की, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हम बार बार एक वीडियो कहते जा रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आपको और क्लियर करेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, इनमें महत्वपूर्ण अंतर, इसके हम लोग चर्चा करेंगे। जब फॉरेन लैंग्वेज को, यह ध्यान रखिएगा दोनों संदर्भ है, यदि आप फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो भी, और अगर टारगेट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो भी, दोनों ही स्थितियों में प्रारंभिक स्वरूप जो होता है इसका, अर्ली स्टेज में जब उस पर पढ़ाया जाता है तो इसमें ड्रिल यानी कि एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और धीरे धीरे इसमें ओरल स्किल की एक्टिविटी पर जोर समय आधार पर बढ़ाया जाता है। ओरल स्किल्स रिमेन सेंट्रल इवन व्हेन लेटर रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस। यहाँ तक ये कंडीशन है कि जब रीडिंग और राइटिंग जो सेकेंडरी स्किल्स जो है वह भी जब इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो एट दैट टाइम भी कंडीशन यह होती है मित्रों कि इसमें ओरल स्किल्स पर ही सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। लर्नर्स आर आस्क्ड टू स्पीक ओनली व्हाट दे हैव हैड अ चांस टू लिसन टू सफिशिएंटली। देखिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि आप अच्छा लिसन करेंगे तभी तो स्पीक करेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा कक्षा में या परिस्थितिगत इस तरह से प्रमोट उन्हें किया जाता है, ट्रेनिंग सेशन में उन्हें प्रमोट किया जाता है, इसके लिए उनको री इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें पुनर्वलित किया जाता है कि आपने जैसा सुना है वैसा आप बोलने की इसमें प्रैक्टिस करें, टारगेट लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को। दे रीड ओनली द मटेरियल यूज्ड एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस। उनको वही कंटेंट दिया जाता है पढ़ने के लिए जो उनके डेली प्रैक्टिस का जो पार्ट होता है, फालतू की बातें या फालतू के पढ़ने के लिए इसमें नहीं दिया जाता है। टारगेट ओरिएंटेड यानी कि बच्चा को इसी संदर्भ में पढ़ना है, ओरल स्किल ताकि उसका डेवलपमेंट हो। दे हैव टू राइट ओनली दैट विच दे हैव रीड, और सिर्फ वही उन्हें लिखना होता है जो उन्होंने पढ़ा होता है, और दोनों का रीडिंग राइटिंग के बाद मेन फोकस जो उनका होता है ओरल स्किल डेवलपमेंट होता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो पिवोट है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ओरल स्किल डेवलपमेंट है। स्टिक ऑर्डर ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द 4 स्किल इज फॉलोड। इसका जो मटेरियल है बिल्कुल फिक्स होता है, और जिनमें 4 स्किल्स का, देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें उभर करके आती है जो इसको डायरेक्ट मेथड से पृथक करती है ना। डायरेक्ट मेथड का वीडियो आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड पे इस रीडिंग और राइटिंग पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है इसमें ऑरल स्किल पे ऑफकोर्स मैक्सिमम उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज इसमें किया जा रहा है बच्चे को, लेकिन रीडिंग और राइटिंग को भी पूर्णतः निगलेक्ट करके इसके तहत नहीं रखा
गया है। यह ऑरल स्किल की एक सबसे बड़ी विशेषता उभर करके, और इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड की एक सबसे बड़ी विशेषता इसमें उभर करके सामने आती है। चलिए इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। क्या है ऑडियो लिंगुअल मेथड का इतिहास? ये 3 ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी जिनके आधार पर ये ऑडियो लिंगुअल मेथड अस्तित्व में आया। For its view on language, it drew on the work of American linguists such as the Leonard Bloomfield as the prime concern of the American linguist early decades of 20th century. 20वीं सदी के प्रारंभ में एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे जिनका लियोनार्ड ब्लूमफील्ड था। देखिए याद रखिएगा, है ना, कि ऑडियो लिंगुअल मेथड की जो शुरुआत है वो 3 ऐतिहासिक स्वरूपों के कारण हुई है। सबसे पहला अमेरिकन लिंग्विस्ट, यानी कि इसका जो शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिकन लिंग्विस्ट जो थे, लिंग्विस्ट का अर्थ होता है भाषाविद, जो भाषाविद थे वो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड नामक थे। उन्होंने 20वीं सदी में इसका एक शुरुआत के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। हैड बीन डॉक्यूमेंट ऑल द इंडिजिनस लैंग्वेज स्पोकन इन द यूएस, हाउएवर बिकॉज द लेक ऑफ ट्रेंड नेटिव टीचर्स हु वुड प्रोवाइड द थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेटिव लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट हैव रिलाई ऑन ऑब्जर्वेशन। ये बात हुई। देखिए अमेरिका जो हम जानते हैं विभिन्न राज्यों का समूह है, और वहाँ पे अधिकतर राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो इसमें जब अमेरिका का एकीकरण हुआ तो एक महत्वपूर्ण समस्या ये उभर करके आई कि एक राज्य का जो नेटिव था वो अगले राज्य के नेटिव से अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। तो ऐसी स्थिति में यह प्रयास किया गया कि सब बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए, या आने वाली पीढ़ी को इस तरह तैयार किया जाए कि वो प्रॉपर कन्वे कर सके अपने व्यूज़ को। तो ऐसी स्थिति में पाया गया कि जो ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद ही ट्रेंड नहीं है। तो तब नेटिव लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जॉन ब्लूमफील्ड ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसके कारण बच्चों में ऑरल स्किल का विकास को प्राथमिकता दी गई। सेम रीजन अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑरल लैंग्वेज पर डेवलप्ड, इसीलिए ऑरल लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया कि भाई ठीक है, रीडिंग और राइटिंग तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले जो एक देश के जो नागरिक हैं, एक देश के जो लोग हैं, वो तो कम से कम आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो इसका बेसिक जो है वो नेटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हुआ था। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि उस वक्त एक जब अमेरिका की जो संकल्पना थी, बावजूद इसके जो राज्यों में एक भाषाई जो गैप था, लैंग्वेज लिंग्वा गैप इतना ज़बरदस्त था कि एक स्टेट के जो लोग थे वो दूसरे स्टेट के लोगों से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते थे, मैसेज का अपना कन्वे नहीं कर पाते थे। तो ये फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एक ऐसा प्रयास था जो देशी लैंग्वेज से शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है। दूसरा, व्यवहारवादी जो जो विचारधारा थी, जैसे BF स्किनर, इन्होंने एक बिलीफ किया कि जो भाषाएं जो होती हैं, आपको अगर किसी भी भाषा को सीखना है और अन्य सीखने के तरीके, भाषा भी लैंग्वेज इज आल्सो इज स्किल। तो जब किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं या किसी भी स्किल को जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए रिपीटेशन ऑफ एक्शन होता है, और रिपीटेशन ऑफ एक्शन तभी सार्थक होता है जब उसे पॉजिटिव फीडबैक मिले, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। तो बेहतर यह है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के आधार पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को एक तरफ रख के उस भाषाई कौशल का विकास किया जाना चाहिए। BF स्किनर दूसरे उनके विचारधारा थी। और सबसे महत्वपूर्ण इसी बेस पर इसे आर्मी मेथड भी कहा गया था साथियों, कि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो विच क्रिएटेड अ नीड ऑफ पोस्ट ऑफ लार्ज अमेरिकन सर्विसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद ये हुआ कि जो अमेरिका के जो सोल्जर्स थे, अमेरिका के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, उन्हें पूरे विश्व में हर स्थान पर इन्हें रखने की जरूरत महसूस होने लगी। इट वॉज देयर फॉर नेसेसरी टू प्रोवाइड दीज सोल्जर्स विद एटलीस्ट बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो उनको कम से कम ऐसी स्थिति में हालांकि ये नेगेटिविटी के हम हिसाब से बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है। 1991 में एक खाड़ी युद्ध का एक खाड़ी युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। तो लंबे समय तक ये स्थिति थी कि खाड़ी में, गल्फ में, इराक में अमेरिकी सेनाएं वहाँ रही थी, जिन्हें मित्र देशों की सेना कहा जाता था, लेकिन उसमें अमेरिका की सेना सबसे ज़्यादा। तो ये मान करके चलें कि जब तक अमेरिका के लोग जो वहाँ पे थे, आर्मीमेंट्स थे, वो लोकल डायलेक्ट जब तक नहीं कर पाते तब तक वो ये बात समझ ही नहीं पाते थे कि वहाँ के लोकल लोग क्या कह रहे हैं। तो उनके लिए भी हमारे ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया। तो इसी तरह वर्ल्ड वार सेकंड के वक्त भी ऐसे जो सैनिक थे, ऐसे जो आर्मी मैन थे, ऐसे जो सोल्जर्स थे जो अमेरिका के इतर अन्य देशों में जो तैनात थे, उनके लिए इस मेथड का डेवलपमेंट किया गया ताकि कम से कम वो मौखिक कम्युनिकेशन स्किल्स का तो अपना विकास कर सकें। द न्यू मेथड इज रिलाइड ऑन द प्रिवेलिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ द टाइम, ऑब्जर्वेशन एंड द रिपीटेशन।
है ना, विच फॉर आल्सो एडमायरेबली शूटिंग द लार्ज नंबर। इसमें क्या किया जाता था, इसे साइंटिफिक मेथड के रूप में इसे स्वीकार किया गया, यानी कि इसमें समय के आधार पर अपने चारों ओर की शब्दों को, अपने चारों ओर के मूवमेंट को जो लर्नर था वो देखता था, और वो देख करके फिर उस स्थान की भाषा को समझने का प्रयास करता था, बोलने का प्रयास करता था। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलिट्री, अर्ली वर्जन ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड केम टू बी नोन एज आर्मी मेथड, क्योंकि आर्मी के लोगों के लिए प्रयुक्त तो होता था, इसलिए जो इसका आरंभिक जो वर्जन था, आरंभिक जो इसका स्वरूप था, वह आर्मी मेथड के रूप में हुआ, क्योंकि आर्मी मैन जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो थे पूरे विश्व में, जो जिन्हें नियुक्त किया गया था, उनको सिखाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया गया था, कि वो आसपास के वातावरण, आसपास के शब्दों को सुन करके उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते और उसके बाद उनका अर्थ वो समझते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड और इसमें क्या एक अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। दिस अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग वाज सिमिलर टू द अनदर अर्लियर मेथड कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से लगभग समान मेथड ही ये है। लाइक द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड एडवाइज्ड दैट स्टूडेंट शुड बी टॉट लैंग्वेज डायरेक्टली, है ना। डायरेक्ट मेथड भी ये कहता है कि इसमें नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट वही टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, उसी आधार पर इसको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज। किसी भी रूप में नए शब्द या ग्रामर अगर आपको सिखानी है तो टारगेट लैंग्वेज में सिखानी है, इसमें मदर टंग या मदर लैंग्वेज का जो फर्स्ट लैंग्वेज है कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अनलाइक द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड डिड नॉट फोकस ऑन टीचिंग वोकेबुलरी। देखिए बेसिक जो एक अंतर इन दोनों में क्या है कि डायरेक्ट मेथड, आप वीडियो देख लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड जो है वो वोकेबुलरी पे सबसे ज़्यादा जोर देता है ना, कि वोकेब यानी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन यह मेथड वोकेबुलरी पे जोर नहीं देता है, क्योंकि इस मेथड का मानना है कि आप चारों तरफ से जो भी बात को सुनते हैं, जो भी आप लैंग्वेज को सुन रहे हैं, मात्र उस लैंग्वेज के अर्थ को बाद में ग्रहण करें, पहले उसे बोलने की एक आप प्रैक्टिस करें। रादर द टीचर ड्रिल स्टूडेंट इन यूज ऑफ ग्रामर, जबकि ऑन द अदर हैंड टीचर इसमें बच्चे उसको ड्रिल कराता था कि भाई इसका ग्रामेटिकल यूज उस वर्ड का सेंटेंस में किस तरह से हो सकता है। ये एक इसमें बेसिक डिफरेंस था, जिसमें वर्ड पावर से कोई मतलब नहीं था, शब्द का उस वाक्य में कहाँ स्थान होगा और उस आधार पे उसमें रिपीटेडली वो कार्य इसमें कराया जाता था। तो डायरेक्ट मेथड इसमें बेसिक डिफरेंस बस यही था कि वोकेबलरी पर जोर डायरेक्ट मेथड में दिया जाता था और इसमें वोकेबलरी पर जोर नहीं दिया जाता था, और इसमें ग्रामर पे उस शब्द का स्थान कहाँ पर होगा उसके आधार पर उसमें ड्रिल करवाया जाता था, रिपीटेशन ऑफ एक्शन करवाया जाता था। चलिए इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, इस मेथड को किस तरह से लागू किया जाता है बात कर लेते हैं। Applied to language instruction and often within the context of the language lab, it means that the instructor would present the correct model of a sentence and student would have to repeat it, है ना। इसमें क्या होता था, ये होता है कि बस जिस तरह से लैब में एक एक्सप्लेनेशन होता है साइंटिफिक लैब में, उसी तरह से इसमें भी एक एनालिसिस इसमें किया जाता था कि इसमें जो सेंटेंस का जो करेक्ट मॉडल जो होता था, है ना, वह इंस्ट्रक्टर द्वारा बच्चे के सामने रख दिया जाता था, और उस आधार पर बच्चों को कहा जाता था कि आपको इसको रिपीट करना है ना। जैसे हम इसे, जैसे जब हम टारगेट, अच्छा हम सब इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, है ना, तो जब इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ सेट पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न प्रैक्टिस हमें ड्रिल करवाई जाती है ना, कंटिन्यूस हमें उसी बात को दोहराया जाता है और फिर उसके बाद हम उस बात में एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। The teacher would then continue by presenting new words for the student to sample in the same structure, है ना। जब बच्चे को बेसिक स्ट्रक्चर जब सिखा दिया जाता है ना, जैसे हम हिंदी में बात करें, आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम ए बॉय, फिर ठीक क्लियर हुआ, है ना। फिर इसका आई एम ए बॉय हटा दीजिए, अपना नाम लीजिए, आई एम पल्लव पांडे, हो ना। तो ये जब आप जो बेसिक स्ट्रक्चर बच्चे का जब क्लियर इसमें करवा दिया जाता था ड्रिल द्वारा, उसके बाद तत्पश्चात उस ड्रिल में उसी एक्सरसाइज को वापस शब्दों के हेर फेर करके, शब्दों को रिप्लेस करके फिर उसमें बच्चे से करवाया जाता था। देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन, ग्रामर को रिपीट भले ही कराया जाता था, जैसे हमने पहले जो डिफरेंस पढ़ा था इसमें डायरेक्ट मेथड में और इस दूसरे ऑडियो लिंगुअल मेथड में। लेकिन बावजूद इसमें जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे ग्रामर से फोकस किया जाता था, इसमें पूर्णतः ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका बेसिक क्या था, एवरीथिंग इज सिंपली मेमोराइज्ड इन फॉर्म। बस
बच्चे को कोई भी चीज़ मेमोराइज हो जानी चाहिए, उसको कोई भी संदर्भ जो है वो मात्र और मात्र याद हो जाना चाहिए, ताकि वह ऑरली कभी ज़रूरत पड़े या कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कम से कम मौखिक रूप से वह अपनी बात तो अगले तक पहुंचा सके। इसके लिए ये इसको तैयार किया जाता था अधिगमकर्ता को। ये हमें एक ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। The idea is for the student to practice the particular construct until they can use it spontaneously। देखिए महत्वपूर्ण बात, स्पॉन्टेनियसली यानी प्राकृतिक रूप से इनको इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, है ना। एक लाइन यहाँ हम यह कहेंगे दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। किसी भी काम को अगर बार बार करते हैं तो लैंग्वेज इज ए ड्रिल। जब ड्रिल है कि एक काम को बार बार करते हैं तो उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो स्पेशलाइजेशन जब तक एक लर्नर का स्पेशलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक उसे वह भाषा वो संदर्भ उसको सिखाया जाता था, तब तक कि जबकि वो स्पॉन्टेनियसली ऑरली इसका इस्तेमाल न करने लगे, प्राकृतिक रूप से इसका जवाब न देने लगे। The lesson are built on static drills in which the students have little or no control on their own output। सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें ड्रिल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसमें इतना ड्रिल पर जोर दिया जाता था कि एक स्थिति यह आ जाती थी कि प्रशिक्षणार्थी का खुद के अपने विचारों पर जोर नहीं रहता था। बच्चों को ये फिक्स हो जाता था कि मेरी स्थिति मेरे सामने क्लासरूम गाइडेड एनवायरनमेंट के बाद जब भी ऐसी स्थिति आएगी एक्सटर्नल, तब मैं जा कर के इसको फेस कर पाऊँगा। The teacher is expecting a particular response and not providing the desired response result in student receiving negative फीडबैक। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें एक नेगेटिव रिस्पांस की इसमें जगह नहीं थी। ये बहुत एक बड़ी बात इसमें उभर करके आती थी। भाई देखो, जब अगर कोई टारगेट लैंग्वेज सीखता है तो उसे गलतियाँ तो होंगी। जब हम हमारी मदर टंग में गलतियाँ हो जाती है तो टारगेट लैंग्वेज में गलतियाँ होंगी। तो इसमें शिक्षक की भूमिका इतनी आम होती थी, ट्रेनर की भूमिका आम होती थी कि वह किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का नेगेटिव फीडबैक बच्चों को नहीं देता था, भले ही कैसी भी स्थिति हो। वही बात कि ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता था। तो इस तरह से इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता था, ऑडियो लिंगुअल मेथड को, याद रखिएगा। क्या टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जाता था, है ना। देख लीजिएगा प्लीज़ आप पहले वाला वीडियो में। फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ दैट अप्रोच मेथड एंड टेक्निक, ये टेक्निक आ गई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्किल्स आर टॉट इन फॉलोइंग ऑर्डर्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो प्रॉपर जो एक चैनल है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का, रॉबर्ट लाडो ने जो बनाया बताया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत जल्दी इसका एक वीडियो मैं बना करके आपको दूंगा, हम देंगे आपको, है ना। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है इसका क्रम यही रहता है। इस आधार पर उससे बच्चे को पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डायलॉग्स विद यूजफुल वोकेबलरी एंड कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इसमें यूजफुल वोकेबलरी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ओवर यूज ऑफ वोकेबलरी नहीं है जैसे डायरेक्ट मेथड में। वर्ड पावर बढ़ाने की बात नहीं की जाती इसमें, बस ये किया जाता है कॉमन स्ट्रक्चर में वह कुछ भाषाई शब्द उसमें शामिल हो जाएं। स्टूडेंट्स आर मेड टू मेमोराइज एंड द डायलॉग लाइन बाई लाइन। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात आप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि ये रोड मेमोरी को ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता था। क्यों? इसके पीछे कारण ये था कि ये आर्मी मेथड था, क्योंकि उनको तुरंत कोई इम्प्लीमेंट करना था पूरे विश्व में, अमेरिका की छवि को सुधारना था, है ना। वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको उनकी सहायता करनी थी। तो इनमें रोड मेमोरी इसको इसमें प्रमोट किया जाता था, और इसमें कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन वोकेबलरी जो यूजफुल जो कंटेंट होता था वही उसमें प्रदान किया जाता था। इसमें इसकी टेक्निक के रूप में है। लर्नर्स मिमिक द टीचर और टैप लिसनिंग केयरफुली और ऑल फीचर स्पोकन टारगेट लैंग्वेज, है ना। इसमें शिक्षक जैसा बोलता था, बच्चे उससे मिमिक करते थे, उसको फॉलो करते थे, है ना। उसके बोलने के पैटर्न को भी फॉलो करते थे, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना उसको करते थे। या ये भी होता था कि कई बार ऐसा होता था कि कक्षा के बाद भी या कक्षा में भी लैंग्वेज लैब में ले जा करके बच्चों को वो पैटर्न सुनाया जाता था टेप के माध्यम से, है ना। pronunciation like that of the native speaker is important in presenting the model। इसमें जैसे नेटिव स्पीकर की तरह ही इसमें मॉडल को इसमें प्रेजेंट किया जाता था। थ्रू रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस अ डायलॉग इज लर्नड बाय फर्स्ट होल क्लास, देन स्मॉलर ग्रुप्स एंड फाइनली इंडिविजुअल लर्नर्स। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें पूरी क्लास को सबसे पहले याद कराया जाता था। क्लास को याद कराया जाने के बाद ग्रुप को याद कराया जाता था, और ग्रुप को याद कराया जाने के बाद फिर इंडिविजुअल इसको याद करते थे। यानी कि इसमें समूह से शुरू होकर के आप ये कह सकते हैं ये एक पीयर ग्रुप वाला इसमें कॉन्सेप्ट होता था, है ना। पीयर ग्रुप क्या होता है इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। तो पीयर ग्रुपिंग वाली इसमें बात होती है। पूरी क्लास के बाद पीयर ग्रुप,
और पीयर ग्रुप के बाद इंडिविजुअल। ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रोनाउंसिएशन इसमें इम्प्रूव होता है ना। लाउड रीडिंग का इसमें संदर्भ होता था, जोर से जब बोलते हैं तभी तो उच्चारण में सुधार होगा, नहीं तो नेटिव लैंग्वेज का उच्चारण उसमें आ जाएगा। तो ये इसमें इसकी टेक्निक्स में से कुछ प्रमुख इसमें टेक्निक्स हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, रीडिंग और राइटिंग का इसमें नेक्स्ट स्टेज पे इसका इस्तेमाल होता है। द ओरल लेसन लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस इज द रीडिंग मटेरियल टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, स्पीच और राइटिंग के बीच में जो एसोसिएशन जो होता था वो पहली क्लास में जो कंटेंट पढ़ा हुआ होता था उससे किया जाता था। इस क्लास में बच्चे ने जो पढ़ लिया है वो अगली क्लास में राइटिंग फॉर्म में, उस रिटर्न फॉर्म में बच्चे के सामने आता था। ऑल रीडिंग मटेरियल्स इज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑरली फर्स्ट। जितने भी पढ़ने का जो कंटेंट था वो पहले, और देखिए इसमें बेसिक जो है, इसका जो आधार जो है वो ऑरल लैंग्वेज है, ऑरल ड्रिल है, मौखिक इसमें उसका उच्चारण कौशल, बोलने संवाद अदायगी का इसमें स्किल डेवलप करना है। Writing in the early stage is confined to transcriptions and structures and dialogues learned earlier. अगर अर्ली स्टेज में जो प्रारंभिक स्थिति होती थी अधिगम की, तो उसमें राइटिंग को एक सीमित, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना, सीमित स्थान पर उसमें सीमित रखा जाता था, जिसमें कि वो डायलॉग्स है जो उसने पहले पाठ में या पहले कक्षा में याद किए उनको सिर्फ उसे लिपिबद्ध करना होता था, ताकि उसे लिखने से उसके रोट मेमोराइजेशन का एक प्रूफ, हिस्टोरिकल प्रूफ उसका तैयार हो जाता था। Once the learner mastered the basic structure, they were asked to write composition report based on the oral lesson. जब जो बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता था, उसका कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर पर जब क्लियर हो जाता लर्नर का, तो उसके बाद यह कहा जाता था कि वह कंपोजिशन रिपोर्ट से लिखते। कंपोजिशन का मतलब होता है पुटिंग वेरियस थिंग्स टुगेदर, नॉन एंड कंपोजिशन। ये कंपोजिशन की परिभाषा है, जब अलग अलग चीज़ों को एक स्थान पर रखा जाता है, जैसे एप्लीकेशन है, पैराग्राफ है, पैसेज है, लेटर है ना। दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन, सॉरी कंपोजिशन। तो ये जो कंपोजिशन जो है वो लिखने के लिए उसको कहा जाता था, जिससे कि वह अपने विचारों में क्रमबद्धता लेकर के आए। ये कंपोजिशन, यानी कि इसमें भी कंपोजिशन अंत में ही सिखाया जाता था, अंत में ही बताया जाता था, रिटन कंपोजिशन, वो भी ऑरल लेसन का मूर्त रूप देने के लिए। मटेरियल कौन कौन से होते थे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर? डायलॉग शुड बी प्रेजेंटेड एज ए स्टोरी। डायलॉग को स्टोरी के रूप में इसमें प्रोड्यूस किया जाता था इन द फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। देखिए फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल सिंपल करना इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आज एज ए टीचर आप ये बात मानेंगे कि इंग्लिश को कठिन माना जाता है, जबकि इंग्लिश कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने पूरे विश्व में अंग्रेजों ने राज किया था तो कठिन तो हो ही नहीं सकती, है ना। सरलता के कारण उन्होंने विश्व में राज किया, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन उसका इतना टफ होता है कि एक आम आदमी इंग्लिश बोलने से डरता है, इंग्लिश सुनते उसके हो, मतलब उसके जो है वो अनईजी फील करने लगता है। तो जो भी इसमें जो सबसे इसमें कॉन्सेप्ट ये होता था कि किसी बच्चे को जब लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करानी होती थी तो फॉरेन लैंग्वेज स्टोरी फॉर्मेट में, और सबसे बड़ी बात है उसमें सिंपल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। The meaning of the new words and expression that will appear in the dialogue should be explained through gesture, visual aids and synonyms. देखिए जो नए शब्द आते थे उनको मदर टंग में या नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है वैसे नहीं सिखाया जाता था। उनकी जगह पर उसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी? हाव भाव, जेस्चर, हाव भाव का इस्तेमाल करके, विजुअल एड, दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करके, और सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। एनसीआर 2005 भी कहता है कि टीचर जो बच्चा जो है उसको टीचर का इस्तेमाल, टीचर का जो एक रोल है वो फैसिलिटेटर का है ना, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, दैट्स ऑल। तो बच्चे को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, बच्चे को आपको उस शब्द उसका इस्तेमाल उसी भाषा के किसी अन्य शब्द के रूप में पर्यायवाची द्वारा प्रस्तुत करने से किया जाएगा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो हमने पहले भी बात की थी, पोटेंशियल उसमें होता है, पोटेंशियलिटी होता है, पावर ऑफ पोटेंशियलिटी है। तो हमें बच्चे की प्रतिभा को पहचानना पड़ेगा। दिस आइडिया इज टू टीच द कंटेंट इन द स्टोरी। और पूरी जो स्टोरी जो है पूरे कंटेंट को स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाता था। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। कहानी शिक्षण एक महत्वपूर्ण है। कहानी से बच्चे हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, और जो जितनी कहानी सुनाता है वह सफल शिक्षक कहलाता है। तो उसका जो बेस है देख लीजिएगा, यह उसका बेस ऑडियो लिंगुअल मेथड है। डिफरेंट रोल प्लेस कैन बी यूज टू प्रेजेंट डायलॉग। डायलॉग प्ले को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रोल प्ले मेथड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट स्टॉपिंग द डायलॉग कैन बी गॉन थ्रू द ईयर हाउ द एंटायर कॉन्वर्सेशन साउंड एट नॉर्मल स्पीड। ये भी हो सकता है कि आप डायलॉग्स को नॉन स्टॉप आप चलाएं,
कोलोक्वियल वे में, कोलोक्वियल यानी कि बातचीत वार्तालाप की श्रेणी में, और उसे इस तरह से होगा कि बच्चा जो होता है उसमें एक इजी कॉन्सेप्ट को फील करे। और इस पर इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका जो है वह ट्रेनर की होती है, शिक्षक की होती है। इसके तहत ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटीज़ कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए की जा सकती है। सत्य असत्य गतिविधि इसके तहत, इस तकनीक के तहत इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। द एंटायर डायलॉग कैन बी रिपीटेड एट नॉर्मल रेट स्पीड। जो पूरा जो डायलॉग है वह भी एक नॉर्मल स्पीड पर हम बच्चे से उनको बच्चों को इसमें बताया जाता है। द स्टूडेंट क्लोज देयर हिज आइज टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस इंक्रीज दिस लिसनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये महत्वपूर्ण विधा है साथियों, है ना, कि अगर यह मान के चलें कि अगर कई बार आपने देखा होगा कि जब म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है तो कई जो गुणीजन होते हैं, म्यूज़िक के जो जानकार होते हैं, वो आंख बंद करके सुनते हैं। यानी कि तब वो अपने आप को अपने आप में सीमित कर देते हैं, है ना। ध्यान योग ये क्या होता है, ये बाहरी दुनिया से अपने आप को काटना है और अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख होना है। तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती थी कि बच्चे को आंख बंद करके भी हम एक्सरसाइज करवा सकते थे, जिससे कि वह जो डायलॉग्स हैं, जो उसकी लिसनिंग कंसंट्रेशन जो है वो उस बच्चे का इसमें इम्प्रूव हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में है। वो इस टेक्निक है जो ऑडियो लैंग्वेज मेथड के लिए जो क्लासरूम में प्रयुक्त होती है। ड्रिल एंड एवेल्यूशन क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कैन बी गिवन, है ना। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने जैसे एक छोटी सी बात है कि हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, है ना, लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान रखिएगा जब तक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है तब तक कॉम्प्रिहेंशन को पूर्ण नहीं माना जाता है ना। टोटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी कंटेंट इज नॉन एज कॉम्प्रिहेंशन। आगे वाले कुछ वीडियोज़ में हम इसकी भी आपसे चर्चा करेंगे। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कैन बी गिवन यूजिंग डायलॉग्स फ्रॉम अदर कोर्सेज ऑफ स्टडी और रिकॉर्ड मटेरियल दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न बाय द स्टूडेंट। बच्चा पहले भी तो कोई ना कोई भाषा सीख करके आया हुआ है, तो पहले जो भाषा वो सीख करके आया हुआ है उस भाषा का इस्तेमाल भी हम उसके जो स्वरूप जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो मैथमेटिक्स भी तो सीख करके आया है ना। तो मैथमेटिक्स के जो जो है नंबर्स हैं, हम उनका इस्तेमाल भी बच्चे के लिए कर सकते हैं, बच्चों को टीच करने के लिए, बताने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स तो यूनिवर्सल होते हैं, ये तो पूरे विश्व में एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो यहाँ ये बात है कि हम कितना ज़्यादा एक्टिविटी क्लास में करा सकते हैं। द स्पीकिंग प्रैक्टिस वुड बिगिन आफ्टर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लिसनिंग के बाद ही स्पीकिंग होती है। द स्टूडेंट्स विल बी रेडी टू स्पीक एट दिस टाइम। स्पीकिंग प्रैक्टिस कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, या इसकी जो ऑडियो लैंग्वेज मेथड की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल एक LSRW के क्रम को लेकर के चलता है, उसमें कहीं भी इसको ओवरलैपिंग इस क्रम की नहीं की गई है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। पैटर्न प्रैक्टिस ड्रिल कैन बी यूज टू मटेरियल टेकन फ्रॉम द डायलॉग, है ना। हमने एक पैटर्न बना दिया, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। स्ट्रक्चर पैटर्न है, बस उस पर हमें कुछ शब्द है उनको एक उनका स्थान परिवर्तित करके स्वरूप हम उनका परिवर्तित करके उसके अर्थों को परिवर्तन कर सकते हैं और बच्चे को उसको पैटर्न प्रैक्टिस देकर ड्रिल करवा सकते हैं। मिमिकिंग कैन प्रैक्टिस द डायलॉग्स इटसेल्फ। हमने पहले भी बात की थी कि बच्चे जो हैं वो जब टीचर जैसा बोलेगा उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हो सकता है कि पीयर ग्रुपिंग में जो एक अच्छा बच्चा जो है वो जो थोड़ा वर्सेटाइल है उस बच्चे को हम यूज कर सकते हैं कि बच्चे उसको फॉलो करें, कॉपी करें, और बाद में खुद की कॉपी भी बच्चे कर सकते हैं, उसको टैप में सुन भी सकते हैं, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ द डायलॉग इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड एट द सीट्स विद द स्टूडेंट्स चेंजिंग रोल्स एंड पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। एक फॉर एग्जांपल आपने कोई हिस्टोरिकल नाटक क्लास में करवाया, हिस्टोरिकल नाटक करवाने के बाद उस आप चरित्रों को भले ही उसको लंबे समय तक उस नाटक को करवाइए, लेकिन उनके चरित्र के लिए आप बच्चों का इस्तेमाल आप परिवर्तित कर सकते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। बच्चों का जो चरित्र है उन्हें हर रोज़ बदल के लाएं, ताकि हर बच्चे को अपने उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करने का मौका मिले और बच्चे की मेमोराइजेशन भी उससे इम्प्रूव होगी। डायलॉग कैन बी अडेप्टेड। डायलॉग जो हैं वो उच्च स्तरीय आप उन्हें उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट बेस्ड डायलॉग्स हैं उनको आप स्वीकार कर सकते हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इस मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स आर एम्फेसाइज्ड एंड स्पेशली द फॉर्मर रिगोरसली डेवलप्ड, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और हमने पहले भी बात की थी कि यू हैव टू बी ए गुड लिसनर इंस्पायर्ड ऑफ गुड ऑरेटर। जब आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा से होता होना ही है, तो लिसनिंग पे इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस मेथड की सबसे बड़ी विशेषता यह है द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स इज इफेक्टिव इन वोकैबुलरी टीचिंग,
है ना। वोकेबलरी टीचिंग के लिए विजुअल एड्स का इस्तेमाल, नई भाषा को प्रयुक्त करने के लिए विजुअल एड्स का इस्तेमाल को इसमें प्राथमिकता दी जाती है ना। द मेथड इज जस्ट एज फंक्शनल एंड ईजी एग्जीक्यूट लार्जर ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स हैं इनमें इसको सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल, क्योंकि आर्मी मेथड है, आर्मी में तो इतने आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, पूरी बैटालियन होती है, तो पूरे बैटालियन के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो पूरे ग्रुप को पढ़ाने के बाद, बड़े ग्रुप को पढ़ाने के बाद उसके बाद फिर आप उनका ग्रुप बना दीजिए, छोटा ग्रुप पेयर ग्रुप बनाइए, पेयर ग्रुप बनाने के बाद फिर इंडिविजुअल हो गया, है ना। तो ये होल टू सिंपल के सिंगल की तरफ जाने वाला इसमें कंसेप्ट इसमें फॉलो किया जाता है ना। करंट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर इसमें इस पर जोर दिया जाता है, सही उच्चारण और स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सेट पैटर्न प्रैक्टिस जब कराई जाती है तो स्ट्रक्चर का पैटर्न बिल्कुल बराबर होगा और बट नेचुरल है, बच्चा जब बोलेगा, क्योंकि ऑरल प्रैक्टिस पे इसमें सबसे ज़्यादा जब जोर दिया जाता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो जो टीचर है उसकी नज़रों से फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन नहीं बचता है और उसका प्रोनाउंसिएशन तुरंत इंप्रूव किया जाता है। ऐसे पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं। टीचर डोमिनेटेड मेथड है, इसमें शिक्षक का बहुत अहम रोल होता है ना। केंद्र बिंदु में शिक्षक होता है, छात्र नहीं होता है। द लर्नर इज इन अ डायरेक्टेड रोल, द लर्नर हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द मटेरियल स्टडीड और द मेथड ऑफ स्टडी। इसमें जो टीचर का है तो बट नेचुरल, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल जो है टीचर का ही होता है। बच्चे का इसमें किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसका बच्चे का उद्देश्य मात्र और मात्र शिक्षक जो कर रहा है उसको मिमिक करना है, उसको फॉलो करना है ना। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या कमियां हैं इस मेथड की। द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्नर इज नाउ डिस्क्रेडिटेड। अब अधिगम का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो आउट ऑफ डेटेड हो चुका है, वो उससे अब स्वीकार नहीं किया जाता है। मैनी स्कॉलर्स है प्रूव्ड इट्स वीकनेस। अनेक जो स्कॉलर्स हैं, अनेक जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो व्यवहारवादी जो थियरी ऑफ लर्निंग थी इसकी कमियां बताई हैं, कई कमियां हैं। इट डज नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन टू द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। सबसे बड़ी बात और ये है कि ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर ये ज़्यादा जोर नहीं देता है ना। बस सेट पैटर्न प्रैक्टिस पर ही है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड जो कोई शब्द आ गया तो बच्चा कहेगा भाई मैंने तो ये शब्द सुने ही नहीं, क्योंकि उसको कहा ही नहीं गया है, क्योंकि वर्ड पावर उसका इंप्रूव करने की बात ही नहीं है। मात्र जो सामान्य आम बोलचाल के बाद जो शब्द हैं उनका इसको इस्तेमाल करना है। ओनली लैंग्वेज फॉर्म इज़ कंसिडर्ड वाइल मीनिंग इज नेग्लेक्टेड। मीनिंग से इसमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे बस जो सुन रहा है उसको बोल दो, दैट्स ऑल, है ना। वैसे कॉम्प्रीहेंशन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ एक्सप्रेशन पर जोर दिया जाता है। इक्वल इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू ऑल फोर स्किल। चारों स्किल्स पर इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। लिसनिंग और स्पीकिंग पर, और लिसनिंग स्पीकिंग में भी स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर है, क्योंकि लिसनिंग पे हालांकि कहने को जो जोर है, लेकिन लिसनिंग पे इससे ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन को इसमें अवॉइड किया जा रहा है। किसी कंटेंट को टोटल कॉम्प्रीहेंशन इसमें होता ही नहीं है, मात्र और मात्र स्पीकिंग की बात की जाती है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस में से ये एडवांटेज है। जो पहले भी हमने बात की थी, हालांकि वो डिसिप्लिन के लिए तो अच्छा माना जा सकता है क्लास में, लेकिन ड्रॉबैक है ये टीचर डोमिनेटेड मेथड है ना। इसमें बच्चे का जो रोल ज़्यादा नहीं है, बच्चे में कॉम्प्लेक्स फील होता है बच्चे को। इट इज़ अ मैकेनिकल मेथड, इसमें सेट पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है ना। इज इक्वल टू MC2 वाला कॉन्सेप्ट इसमें है, H2O वाला कॉन्सेप्ट है, फिक्स है जो है तो है अपनी तरफ से। इसमें कोई नवाचार, कोई इनोवेशन आप नहीं कर सकते, बस उसी को आप रिपीट करते रहिए। रिपीटेशन है, क्योंकि ड्रिल है, ड्रिल रिपीटेशन एक्शन है, यानी कि रोट मेमोरी है, रटनते विद्या की तरफ ले जाने वाला, ये इसका ड्रॉबैक है ना। सिंस इट डिमांड्स पैटर्न प्रैक्टिस, ड्रिलिंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ ओवर फंक्शनल लर्निंग और ऑर्गेनिक यूज इज, सिर्फ फंक्शनल लर्निंग इसमें है, ऑर्गन्स का यूज करना है, फंक्शनल लर्निंग, दैट्स ऑल। इसमें कहीं भी इंटेलेक्चुअल लर्निंग की बात नहीं है, कहीं भी सेंटिमेंटल लर्निंग की बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लर्निंग है, फंक्शन है, बस इसको फॉलो करो, सेट पैटर्न स्ट्रक्चर्स का इसको फॉलो करो, ये इसमें जो शब्दावली के जो शब्द लगते हैं उनको फॉलो करो, बस इसी का ही है, यानी कि मैकेनिज्म को ज़्यादा फॉलो करता है। द लर्नर इज इन द पैसिव रोल। भाई जब टीचर एक्टिव रोल में होगा तो लर्नर को पैसिव रोल में होना ही है, जबकि मज़े की बात है लर्नर को सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल में होना चाहिए, जबकि उसका बिल्कुल क्लास यानी कि लर्निंग में, अपनी लर्निंग में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ एक गाइडेड एनवायरनमेंट में रहता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें शिक्षक पर ज़्यादा जोर इसमें दिया जाता है और बच्चे पे नहीं। आज ये मेथड आउट ऑफ डेटेड मेथड है, आज भी इसका मेथड का इस्तेमाल डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसका नहीं किया जाता है, इससे अन्य मेथड के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद देखने के लिए, शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।